तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। हालांकि मुझे स्वागत शब्द पे आज खुद ही एतराज़ है। वो इसलिए कि आज जो मैं सुनाने जा रहा हूँ कभी सुनाना नहीं चाहता था। 20 साल टीवी में रिपोर्टिंग करते हो गया और मैंने इन 20 सालों में क्राइम रिपोर्टिंग के अलावा कुछ नहीं किया। कुछ खबरें इधर उधर ज़रूर की, बहुत सारे अलग शोज़ किए, लेकिन जो मेरा पहला काम था जिसको मैंने खुद चुना, क्राइम रिपोर्टिंग, जिसको लेके इतना पैशनेट था और इसी पैशन के साथ मैंने लगातार क्राइम रिपोर्टिंग की। बहुत बार इसको लेकर सवाल भी उठे कि एक क्राइम रिपोर्टर की ज़िंदगी कैसे होती है। आप जो फील्ड में देखते हैं, खून खराबा, लाशें, क्रिमिनल, डॉन, आतंकवादी, उसका आपकी निजी ज़िंदगी पर कितना असर पड़ता है। बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा कि जब आप काम करते हैं क्राइम रिपोर्टिंग का, तो आप बैलेंस कैसे करते हैं जब आप घर जाते हैं, अपनी फैमिली के पास होते हैं। क्या वो चीज़ें, वो सारी यादें, वो क्राइम उस वक्त जहन में नहीं होता है, निकल जाता घर जाते ही। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं इसको लेकर। आज मुझे लगता है इसलिए इन सारे सवालों का जवाब देना कि पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि क्राइम रिपोर्टिंग ऐसे माहौल में करना शायद सबसे मुश्किल काम है। ऐसा नहीं है, मैंने एक साथ एक ही रात में 350 से ज़्यादा लाशें देखी। जब चरखी दादरी में प्लेन क्रैश हुआ था, सऊदी एयरलाइंस और कज़ाक एयरवेज़ का, हर तरह की लाशें। एक और दिल्ली में ही एक केमिकल ब्लास्ट हुआ था जिसमें करीब 50-55 लाशें एक साथ थी, वो भी देखी थी, किस्तों में, अलग अलग टुकड़ों में, सारी चीज़ें। बहुत ही वहशियाना कत्ल भी देखा, निर्भया जैसे गैंग रेप को भी कवर किया, सीरियल ब्लास्ट भी देखा, मुंबई के हमले को भी देखा, दंगे भी देखे, इन सब की रिपोर्टिंग भी की। लेकिन सच कहूँ, जो पिछले 1 महीने से देख रहा हूँ और जो 1 महीने से जिस तरीके से जी रहा हूँ, ऐसा अपने पूरे करियर में कभी नहीं हुआ। लोग मरते हैं, कत्ल होता है, धमाके होते हैं, दंगे होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आपसे लोग उम्मीद करते हैं कि आप एक क्राइम रिपोर्टर हैं कई जगह पे, या एक जर्नलिस्ट से आप हेल्प कर सकते हैं। लेकिन ऐसी सिफारिश और ऐसी सिफारिश अपने करियर में कभी नहीं मेरे पास आई जो पिछले ख़ास तौर पर 15 से 20 दिनों के अंदर आई है। मैं सिर्फ आज सुबह का आपको वाक़या सुनाता हूँ। उससे पहले 29 अप्रैल को लौटता हूँ, इसी 29 अप्रैल को, जिसको बीते हुए भी हफ्ता हुआ, करीब 8-10 दिन। मेरे पड़ोस में एक लड़का रहता है, उसका नाम था दीपक रावत। 40-42 साल की उम्र होगी, उसकी अभी शादी नहीं हुई, निहायत शरीफ। और मैं उसको इसलिए जानता हूँ कि मेरी बीवी ने उसका जिक्र किया था कि ये हमेशा दूसरों की हेल्प करता रहता है। किसी विधवा को विधवा पेंशन लेना हो, किसी का आधार कार्ड बनाना हो, पैसे उसके पास ना हो, लेकिन ख़ुद उनको रिक्शे पे, ऑटो पे लेकर जाता, उनका काम कराता। और ऐसे कई लोग हैं जिनको मैंने देखा कि उसने उनका काम किया। और वो जब भी मिलता, मेरी बहुत कम बात हुई उससे। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं पिछले कुछ वक्त में, तो हमारी जो ज़्यादातर बातचीत थी वो 2-3 शब्दों तक थी। जब भी दोनों की नज़रें टकराती, वो मुझे कहता, नमस्ते भैया। मैं पूछता, क्या हाल है, कैसे हो, ठीक हो, बस। इससे आगे कोई बातचीत नहीं होती। और आमतौर पे ये सारी बातचीत जो होती, जब मैं ऑफिस के लिए निकलता और नीचे पहुंचता गाड़ी स्टार्ट करने के लिए, गाड़ी में बैठने के लिए, तो वहीं पे टहल रहा होता और उसी दौरान में 1-2 मिनट की बातचीत होती थी। लेकिन उसके बारे में मुझे मालूम था कि लोगों की हेल्प करता है, सब कुछ। 29 अप्रैल को रात को अचानक पता चलता है कि उसको कोरोना हो गया है। उसकी सिस्टर को भी कोरोना हो गया, उसके जीजा जी को भी कोरोना हो गया है। मुझे लगा कि चलो कोरोना है, ठीक हो जाएगा। लेकिन उसकी रात को तबीयत बिगड़ने लगी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। फ़ोन आया इस उम्मीद पे कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरी जान पहचान है, कहीं कोई मदद मिल जाए, तो ऑक्सीजन के लिए। और मैं बड़ा इस वक्त डर रहा था लगातार, क्योंकि अस्पताल की हालत जो है दिल्ली में, ऑक्सीजन की हालत है, ये हम सब जानते थे। खैर,
चूँकि मामला था एक ऐसे लड़के का जिसको मैं दिल से मानता था कि ये वाकई ऐसे लोगों का ज़िंदा रहने का हक़ है जो दूसरों की मदद करते हैं। तो मैंने जितने जानने वाले थे उन सबको फ़ोन घुमाना शुरू किया। उस रात मुझे याद है कि मैंने दिल्ली सरकार में भी मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम उनको फ़ोन किया, अरविंद केजरीवाल के पीए उनको जानता हूँ उनको फ़ोन किया, एक दो ने और कुछ नंबर दिए, बाकी किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। लेकिन उनकी तरफ से उम्मीदें दिलाई गई लेकिन काम नहीं हुआ। ऐसे वक्त में एक मेरे जानकार हैं और टीवी पे भी अक्सर आते हैं, वो आपने देखा होगा, डॉक्टर रवि मलिक। मैंने उनको फ़ोन किया देर रात और मुझे याद है मैंने उनसे एक लाइन कही थी। मैंने कहा कि ये एक ऐसा लड़का है और डॉक्टर साहब ऐसे लोगों को ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है, इसके बदले चाहे मेरी जान चली जाए पर इसको बचना चाहिए। डॉक्टर रवि मलिक ने कहा कि आप परेशान ना हो, मैं कुछ करता हूँ। थोड़ी देर के बाद उनका कॉल आया कि एक मक्कड़ हॉस्पिटल है, वहाँ पे बात की है और किसी तरह एक बेड का इंतज़ाम कर दिया है। मैंने फिर बताया, एम्बुलेंस में दीपक वहाँ पहुँच गया, ऑक्सीजन दिया गया, थोड़ी उसकी हालत सुधरी, उसका डेली अपडेट मिलता रहता है। डॉक्टर रवि मलिक ने अपने हॉस्पिटल से जब जब ज़रूरत हुई सिलेंडर भेजा और उस हॉस्पिटल में भी जब जब ज़रूरत हुई उन्होंने सिलेंडर दिया। फिर रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात आई, फिर एक दिन ये भी आया कि अब इसकी कहीं सरकारी अस्पताल में आप अगर इसको एडमिट करा दें, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल के बिल भी बहुत हैं और वो गरीब लड़का, लेकिन फिर भी बातचीत करके उसको किसी तरीके से हॉस्पिटल में रखा, डेली अपडेट लेता रहा। ऑक्सीजन हटता तो उसका लेवल आ जाता 84, 86, फिर 93 तक पहुंच जाता और ये सिलसिला चलता रहा। कल रात इत्तेफाक की बात है, देखिए कि रिपोर्टिंग से कैसे कुछ चीज़ें होती हैं। जब छोटा राजन की मौत की खबर उड़ी तो उसी सिलसिले में एम्स में मेरे जितने सोर्सेस हैं उनको फ़ोन करना शुरू किया। कई को तो मैं भूल चुका था, लेकिन जब नंबर खंगालने शुरू किए तो कुछ ऐसे मिले, उनमें इत्तेफाक से 2 बड़े अच्छे सोर्स मिले। तो उनसे फिर मैंने ये बात की और उसी वक्त फिर मुझे ख्याल आया कि क्यों ना एम्स के इन सोर्स से भी मदद मांगी जाए दीपक के लिए। मैंने रात उन दोनों को फ़ोन किया, एक निर्मला जी हैं जो एम्स में काम करती हैं और एक BN आचार्य हैं, दोनों। उन्होंने बड़ी मदद की। उन्होंने कहा कि आप उसकी मेडिकल रिपोर्ट भेजिए, हम जो भी होगा आज सुबह करेंगे। मैंने सारी रिपोर्ट लेकर सुबह भेजी। इनका फ़ोन भी आया निर्मला जी का, उन्होंने रिपोर्ट देखी, एक और रिपोर्ट मांगी। उन्होंने कहा इसकी तबीयत तो ठीक नहीं है और इस वक्त शिफ्टिंग जो है वो बड़ी रिस्की है क्योंकि इसकी हालत ख़राब है। अभी इसी में लगा हुआ था कि एम्स में किसी तरीके से एक अदद बेड मिल जाएगी और उम्मीद पूरी थी। तभी डॉक्टर रवि मलिक साहब का फ़ोन आया कि दीपक की हालत बेहद नाजुक है और बचने की उम्मीद नहीं है। थोड़ी देर के लिए कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा डॉक्टर साहब देख लीजिए, मैं एम्स में भी कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने कहा मैं दोबारा पता करता हूँ। फिर दोबारा उनका फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि अब दीपक दम तोड़ चुका है। 29 अप्रैल से लेकर आज 8 मई तक लगातार जद्दोजहद जारी थी, लेकिन एक जान नहीं बचा सका। लेकिन यहीं पे कहानी ख़त्म नहीं हुई। अभी सोच ही रहा था, उसकी सारी बातों को याद कर रहा था कि आखिरी बार मुलाकात कब हुई, आखिरी क्या बात की। तभी एक और फ़ोन आया उसी के एक जानने वाले का जो हॉस्पिटल पहुंच चुका था दीपक के साथ। उसने जब फ़ोन किया तो वो जो पहली लाइन वो थी कि भैया अंतिम संस्कार कहाँ कराएं, क्योंकि हमने अपने जितने लोगों से पूछा है वो बता रहे हैं कि अभी वेटिंग लिस्ट है। अब ये दूसरा धक्का था, दिमाग काम नहीं कर रहा था कि क्या करूं। तभी इत्तेफाक से थोड़ा सा नॉर्मल होकर सोचना शुरू किया कि कहाँ मदद कर सकते हैं। मैंने 1-2 इलाके का नाम बताया। फिर अचानक करीब 6-8 दिन पहले वारदात के लिए एक शो कर रहा था जिसमें मुझे कुछ डेटा चाहिए था कि दिल्ली में कितनी लाशें पहले एवरेज शमशान घाट में आया करती थी, कब्रिस्तान में आया करती थी, अब कितनी आ रही हैं पिछले 20-25 दिनों में। दिल्ली का सबसे बड़ा शमशान घाट जो है वो निगम बोध घाट है और एक मेरे कोलीग हैं गृजेश वशिष्ठ, उनके ज़रिए मुझे एक नंबर मिला था उस वक्त सुमन गुप्ता जी का, जो निगम बोध घाट के चेयरमैन हैं और काउंसलर भी हैं। तो उनसे मैंने तब बात की थी डेटा लेने की। अचानक मुझे याद आया कि उनका नंबर मैंने सेव करके रखा है। जैसे ही दीपक के भाई ने फ़ोन रखा, मैंने सुमन जी को फ़ोन मिलाया और मैंने बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं
और समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मैं सुमन जी का हमेशा आभार जताऊंगा उनका। उन्होंने फ़ौरन कहा कि आप घबराएं मत, परेशान मत होइए शंकर भाई, आप उन्हें निगमबोध घाट भेज दीजिए, बाकी मैं सब संभाल लूँगा। उसके बाद उन्होंने एक नंबर दिया कि वहाँ एक विशाल नाम का लड़का मिलेगा, वो सारी चीज़ें करा देगा। फिर मैंने वापस फ़ोन किया, उसके बाद हॉस्पिटल से बॉडी निकली, फिर निगमबोध घाट में अंतिम संस्कार हुआ। मुझे थोड़ी देर पहले एक वहीं से भूपी है, भूपेंद्र, जो साथ में था, उसने बताया कि भैया सीएनजी में हुआ है, लेकिन पंडित जी मिल गए थे और पंडित जी ने सारे मंत्रोच्चार के साथ जो रस्में थी वो पूरी कर दी। और ये बात जब वो बता रहा था तो मुझे लगा कि मतलब कितनी बड़ी वो बात कह रहा था कि ऐसे ही अंतिम संस्कार नहीं हुआ, बल्कि पूरे धार्मिक रीति रिवाज से हो गया ऐसे माहौल में, ये उसके लिए बड़ी बात है। उसके बाद मैंने सोचना शुरू किया, मैंने बल्कि डॉक्टर रवि मलिक को एक मैसेज भी किया, उनका धन्यवाद किया जो भी उन्होंने किया दीपक के लिए, हालांकि उसे बचाया नहीं जा सका, कि मुझे उससे भी अफसोसनाक ये था कि एक बेड के लिए जो सिफारिश करनी थी वो तो थी, ज़िंदगी बचाने के लिए जितनी सिफारिश की जा सकती थी की, लेकिन मरने के बाद अंतिम संस्कार के लिए भी अगर सिफारिश करनी पड़े, किसी को फ़ोन करना पड़े, ये बर्दाश्त नहीं होता। मतलब इंसान ज़िंदा होता है, पूरी ज़िंदगी ज़िंदा रहता है, और जब मौत आती है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आज के माहौल में इंसान इसलिए ज़्यादा डरता है कि अगर मर गए तो क्या होगा, पता नहीं है जिस रस्म के साथ अंतिम संस्कार होना चाहिए होगा कि नहीं, जिस तरीके से दफनाया जाना चाहिए कब्रिस्तान में वैसी जगह, वैसी चीज़ें, वैसी दुआएं होंगी कि नहीं होंगी, मुर्दों को नहलाया जा पाएगा कि नहीं पाएगा, कांधा देना तो खैर दूर की बात है। तो ये बात दिल को कचोट गई और उसके बाद मुझे लगा कि आज शायद मैं कोई कहानी नहीं सुना पाऊँ, लेकिन एक क्राइम रिपोर्टर की ज़िंदगी, आपको इस कहानी के ज़रिए थोड़ी सी इसका एहसास हुआ होगा। पिछले 15 दिनों से मैं अपना आपको रूटीन बताऊं, कई बार मैं थक जाता था या परेशान होता था तो रात को मोबाइल साइलेंट कर देता था। हालांकि नहीं करना चाहिए, एक रिपोर्टर को कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि कोई भी बड़ी खबर आ सकती है, लेकिन मैंने अपने दफ्तर में असाइनमेंट पे इमरजेंसी नंबर भी दे रखा है घर का, तो अगर ऐसा कुछ हो तो मैंने कहा कि आप उस पर फ़ोन कर लेना। इधर मैं साइलेंट करके नहीं सोता हूँ और ये दुआ के साथ भी सोता हूँ कि रात को फ़ोन की घंटी ना बजे, क्योंकि पता नहीं कब किसकी कहाँ पे कोई मदद की ज़रूरत आ जाए और मदद कर पाऊँ कि ना कर पाऊँ। एवरेज हर दूसरा फ़ोन किसी न किसी मदद के लिए होता है। आज ये क्राइम तक फैमिली की मेंबर ने एक मेल किया, मैं बड़ा उस वक्त इन्हीं चीज़ों में उलझा हुआ था, मुझे लगा क्या करूँ, फिर मैंने उसको ट्वीट किया और एक मेरे पुराने जानकार, एक विधायक थे, अभी भी वो हैं, और उन्होंने उस ट्वीट को पढ़ा, मुकेश शर्मा जी, और फ़ौरन उन्होंने उस पर रीट्वीट किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि वो मैक्स के डॉक्टर से बात कर रहे हैं और जिस नंबर को दिया था कि जिसको प्लाज्मा चाहिए था उस लड़के अनमोल से भी बात कर ली और उन्होंने कहा कि आप बेफिक्र रहें, हमसे जो होगा हम करेंगे। तो इस तरीके से जितना बन पड़ता है करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद हम लोग उतनी मदद कर ही नहीं पा रहे हैं, अब लाचार और मजबूर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त एक आदत बेड दिलवाना, एक ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतज़ाम करवा देना, एक रेमडेसिविर का इंतज़ाम करवा देना, ये शायद सबसे बड़ा काम है। बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग इस काम में लगे हुए हैं जो मदद कर रहे हैं, लेकिन दीपक जैसी कहानी भी है जो मैंने आपको बताया कि अगर आखिरी रस्म के लिए सिफारिश करने की नौबत आ जाए तो फिर मान लीजिए कि सब कुछ सही नहीं है और अफसोस होता है। ये चीज़ें ज़्यादा बेचैन करती हैं। मैं अगर आप मुझसे ईमानदारी से मेरे अपने करियर के बारे में पूछे तो 20 साल की क्राइम रिपोर्टिंग टीवी की, जो मैंने आपको बताया कि बहुत सारी लाशें देख ली, आप जितना सोच नहीं सकते कि लाश किस किस तरीके की हो सकती हैं, वो सारी देखी हैं। उन लाशों ने उतना बेचैन नहीं किया। हाँ, 1-2 दिन 3 दिन उसका जहन पे असर रहा, मैंने पहले भी कई बार बताया, लेकिन फिर मैं अगली स्टोरी, अगली खबर के बीच में उलझ गया और पीछे उन चीज़ों को भूल गया।
लेकिन ये जो 15-20 दिन से कोरोना की दूसरी लहर ने जो मंजर दिखाया है, जो खबरें दिखाई हैं, वो दिमाग से नहीं निकल रहा है। आप किसी भी सोशल मीडिया पे जाइए, आप अगर फेसबुक पे जाते हैं, आप अगर नीचे की तरफ ऊपर से आप देखना शुरू करते हैं, तो आप जब स्क्रॉल करते हैं तो दूसरे और तीसरे में ही फिर आपको एक कोई खबर, किसी को श्रद्धांजलि, किसी के लिए अफसोस, हर दूसरे तीसरा स्क्रॉल करते जाइए और यही खबरें आ रही। इस कोरोना ने पिछले 1 महीने के अंदर नामालूम ऐसी कितनी मौत दिखा दी। 42-41 साल की उम्र में रोहित सदाना जैसा होनहार अचानक मौत हो गई। ये मेरे सिर्फ दफ्तर की आपको बात बता रहा हूँ। विकास त्रिवेदी, एक भोला भाला नहायत शरीफ वीडियो एडिटर, अमित सिंह की टीम में अचानक उसकी मौत हो गई। उसकी उम्र यही 38-40 साल। हमारे एक इंजीनियर विजू हंसमुख, स्टूडियो में जब भी जाता था मुलाकात होती थी, मुस्कुराता हुआ चेहरा था, कोरोना से अचानक मौत हो गई। विजू की भी उम्र लगभग इतनी ही। हमारे एक साथी थे हमारी टीम में दिल्ली आज तक में, रोहित पुनेठा एंकर, उनकी वाइफ रश्मि, उनकी अचानक अभी डेथ हो गई। शेष नारायण सिंह, एक सीनियर जर्नलिस्ट जिनकी ईमानदारी और जिनकी काबिलियत का सभी लोहा मानते, उनकी डेथ हो गई। एक हमारे पहले भी आपको बताया था कि एक प्रोफेसर हैं सुरेश जी, उनकी वाइफ की अचानक डेथ हो गई और उनकी भी अंतिम संस्कार को लेकर यही सारी चीज़ें उठी थी। नीलांशु हमारा एक पुराना साथी, हालांकि उसको पिछले कोरोना में उसकी जान चली गई थी, वो भी 32-33 साल का लड़का, उसकी भी डेथ हो गई। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो हमारे इर्द गिर्द के हैं और जिनको जानता हूँ, कभी मिला नहीं है। ऐसे लोगों की तो लिस्ट ना मालूम कितनी लंबी है और हर दिन ये खबरें आ रही हैं और हर दिन रुला रही हैं। बल्कि अब तो ये है कि कई बार आंसू ही नहीं निकलते। सच बताऊँ बहुत ईमानदारी से कि अब सुनकर मतलब आंसू भी शायद अब वो हो गए क्या, वो बहते ही नहीं और एक तरह से दिल भी पत्थर सा हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दिल दिमाग में बैठ चुका है कि पता नहीं ऐसी कितनी खबरें आ रही हैं और आएंगी। अब ऐसी चीज़ों में, ऐसे सिचुएशन में भी आपको अपना फ़र्ज़ निभाना है, आपको अपना काम करना है, आपको रिपोर्टिंग करनी है, आपको उन्हीं दुख दर्द के बीच में जाना है, उनकी खबरों को आप तक पहुंचाना है। ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि एक तरफ तो आप खुद बहुत ज़्यादा अफसोस में हैं, दिल दिमाग आपका काम नहीं कर रहा है, और फिर ऐसी हालत में आपको उन जगहों पर जाकर फिर रिपोर्टिंग भी करनी है, इन लोगों के दुख दर्द को भी सामने रखना है, इनकी तकलीफ़ों को भी बताना है, इनकी बेड की कमी, इनकी ऑक्सीजन की कमी, इनकी दवाओं की कमी, सरकार की लापरवाही, अस्पताल की हालत, लोगों के लूटने का इस माहौल में भी कई लोग, जो बचपन में एक मुहावरा सुना था कफन चोर, आज तक होता हुआ दिख रहा है कि एक तरफ लोग ऑक्सीजन से मर रहे हैं, दूसरी तरफ लोग ऑक्सीजन दबा कर रखे हुए हैं, ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, बेच रहे हैं। बल्कि कुछ तो ऐसे भी आए कि जो फायर सिलेंडर होता है, जो सिनेमा हॉल और बाकी जगह आप देखते हैं, जो आग बुझाने वाली छोटे छोटे सिलेंडर, वो लाल रंग का होता है, उस पर काला पेंट करके उसको ऑक्सीजन सिलेंडर बताकर बेचा जा रहा है। ये हालत है। रेमडेसिविर के इंजेक्शन को, मामूली पैरासीटामोल को चूर के और उसमें डालकर, और सुना उसको 40-40 हज़ार रुपये में बेचा जा रहा है। एक तरफ जब लाशों की कतारें हैं, अंबारें हैं, लोगों को कब्रिस्तान और शमशान तक के लिए सिफारिश लगानी पड़ रही है, उसी दौरान में हमारे ही बीच के कुछ ऐसे इंसान हैं जो इन मौत से भी मुनाफा कमा रहे हैं। ये भी एक सच है। तो इन 15 दिनों में पहली बार एहसास हुआ कि वाकई रिपोर्टिंग बहुत मुश्किल है। इस सोच के साथ, इस दर्द के साथ जो आप हर पल जी रहे हैं, आप सोच रहे हैं, और लोग आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप उनकी हेल्प करेंगे, जो उनके फ़ोन आते हैं, अपना फ़ोन उठाए, ऐसे माहौल में तो वो भी गलत है। आपसे मदद ना हो पाए लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं, यही सोच कर कोशिश करता रहता हूँ, जितना बन सकता है कर रहा हूँ, लेकिन बहुत लाचार और मजबूर महसूस कर रहा हूँ। ख़ास तौर पर जिस तरह की मौत हो रही है, और जो जवान मौत हो रही है, उसने लगभग तोड़ के रख दिया है। मेरी दुआ यही है कि सिलसिला जल्द ख़त्म हो, ये मातम रुक जाए, सब कुछ ठीक हो जाए,
फिर से पहली वाली ज़िंदगी लौट आए और ये कोरोना का कहर ख़त्म हो जाए। आज इतना ही।